क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बच्चों को कल कुछ पढ़ाया था और जब आज पूछा तो बच्चे को याद ही नहीं आया कल क्या पढ़ा था? अगर ऐसा हुआ है तो इसमें गलती बच्चे की है या हमारे पढ़ाने के तरीके में दोष है? याददाश्त, स्मृति, जहन, मेमोरी, इस शब्द से तो आप सभी परिचित होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इसके जादू को, इसके महत्व को, इसके बिना हमारी जिंदगी के अंधेरों के बारे में सोचा है? अगर आपकी याददाश्त नहीं होती तो मैं आपसे यह सवाल भी नहीं पूछ पाता। सोचिए, अगर आपकी याद रखने की काबिलियत चली जाए तो क्या होगा? आप क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे? हिंदुस्तान का पूरा शिक्षा तंत्र आज भी याददाश्त पर टिका है। मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा को सिर्फ याददाश्त पर निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि याददाश्त की अहमियत कम हो जाती है। याददाश्त वो जादुई चाबी है जो हमारे ज्ञान के खजाने को संभाल कर रखती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार और स्वागत है आपका नॉलेज इज द की बाय रवि के इस वीडियो में। आज हम समझेंगे कि मेमोरी होती क्या है, क्यों जरूरी है और इसे इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमारा या हमारे बच्चों का सीखना परमानेंट बन पाए। सबसे पहले मेमोरी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मेमोरी सिर्फ इंसानों के पास नहीं होती है, जानवरों में भी मेमोरी होती है। साथ ही कंप्यूटर्स और किताबें भी एक तरह की एक्सटर्नल मेमोरी हैं, लेकिन इंसान की मेमोरी थोड़ी अलग है। यह डायनामिक है, यह बदलती रहती है। कंप्यूटर की मेमोरी स्टैटिक होती है, यानी स्थायी होती है, जो डाला गया वही रहता है। पर इंसान की मेमोरी हर दिन इवॉल्व करती है। हर अनुभव, हर बातचीत, हर गलती कुछ नया जोड़ देती है इसमें। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि बदलती हुई मेमोरी का मतलब है सीखने की निरंतरता। आपके भीतर सीखना कभी नहीं रुकता है। और सोचिए, जब आप किसी से 1 घंटे बात करते हैं तो क्या हर शब्द याद रहता है? नहीं, बल्कि उस बातचीत का निचोड़ याद रहता है। वो भावनाएं, वो हंसी, वो सीख, वही असल मेमोरी होती है। और उसका भी पूरा निचोड़, यानी उसमें से क्या सीखा, क्या अर्थ बना। इसलिए जब हम बच्चों से कहते हैं कि कल जो बताया था वैसा ही आज बताओ, तो हम उनसे लगभग असंभव काम की उम्मीद करते हैं, क्योंकि मेमोरी रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है, वो एक अंडरस्टैंडिंग सिस्टम है। जब हम यह नहीं समझते तो बच्चे डरने लगते हैं और पढ़ाई से भागने लगते हैं। मैंने मेरे पहले के एक वीडियो में बताया था कि मेमोरी 2 तरह की होती है। पहला है लॉन्ग टर्म मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी ब्रेन के कौन से हिस्से में स्टोर होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन से हिस्से में स्टोर होती है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप ब्रेन के बारे में बहुत डिटेल में उस वीडियो में देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो जगह है जहां हमारे सारे अनुभव, ज्ञान, भावनाएं, घटनाएं इकट्ठा होती हैं, जमा होती हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई स्टोरेज लिमिट नहीं है। कंप्यूटर, मोबाइल या किताब की तरह यह कभी भी फुल नहीं होता, लेकिन यहां भी ध्यान रहे, कुछ भी शब्दशः स्टोर नहीं होता। यह हमारे अनुभवों का सार, समरी, निचोड़ या निचोड़ जिसे कहते हैं, वो ही रखती है। वो अर्थ जो हमने खुद से बनाया है वही लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी पर चल रहे शोध 3 चीजों को फोकस करते हैं। पहला है कंटेंट, यानी सामग्री, यानी क्या स्टोर करना है। दूसरा है एनकोडिंग या लर्निंग का तरीका, वो चीज जो भी स्टोर करना है वो किस तरह से स्टोर होगी, उसका तरीका क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन, दिमाग में लंबे समय तक याद रहने वाली चीजें किस तरह, किस क्रम में या किस व्यवस्था में व्यवस्थित होंगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी 2 हिस्से हैं। इसमें से पहला हिस्सा है डिक्लेरेटिव मेमोरी। यह वह स्मृति है जिसे हम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। इसके भी 2 भाग हैं। पहला है सिमेंटिक मेमोरी, जिसमें आते हैं फैक्ट्स यानी कि तथ्य। दूसरा कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसमें। तीसरा थ्योरीज यानी सिद्धांत आते हैं इसमें। फिर सिमेंटिक मेमोरी के बाद होती है एपिसोडिक मेमोरी, जो कि पर्सनल मेमोरीज या निजी यादें जहां पर स्टोर की जाती हैं, हमारे लोग, घटनाएं, जगह आदि। फिर होता है, इसमें भी होता है एक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज, यानी हमारे जीवन की कहानी वहां याद रहती है। डिक्लेरेटिव मेमोरी के बाद आता है प्रोसीजरल मेमोरी। ये वो मेमोरीज हैं जिनको सिर्फ करके दिखाया जा सकता है, यानी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिसमें क्या क्या बातें आती हैं, जैसे स्किल्स आते हैं, कौशल जो हम बार बार दोहराकर सीखते हैं, साइकिल चलाना, तैरना और बहुत सारी चीजें।
इसमें एक और चीज आती है हैबिट्स, आदतें। फिर आता है डिस्पोजिशन, यानी हमारा स्वभाव, प्रकृति, चरित्र, कैरेक्टर। हम बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो डिक्लेरेटिव मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी दोनों में ही जाता है। फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डेफिनेशंस आदि डिक्लेरेटिव मेमोरी के सिमेंटिक वाले हिस्से में आता है, और बार बार प्रैक्टिस करके सीखे जाने वाली चीजें जैसे स्किल्स, हैबिट्स, बिहेवियरल कैरेक्टर्स आदि प्रोसीजरल मेमोरी में जाता है। सिमेंटिक मेमोरी, जिसमें तथ्य, अवधारणाएं, सिद्धांत और परिभाषाएं शामिल हैं, हर दिन की कक्षा के साथ बढ़ती है और जटिल होती जाती है। जैसे जैसे आप बच्चे को विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान या सामान्य ज्ञान आदि सिखाते हैं, ये नई बातें पिछले ज्ञान से जुड़ती हैं, जिससे समझ की जटिलता बढ़ती जाती है। शिक्षक होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को नया ज्ञान उनके पुराने ज्ञान से जोड़कर बताएं। पढ़ाई एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे आसान बनाना ही हमारा मकसद होना चाहिए, ताकि बच्चे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ पाए। ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे एक तरीका है हायरार्की को दिखाना, यानी कि चीजों में क्रम दिखाना, पहला ये, दूसरा ये। ज्ञान या किसी विषय को स्तरों या वर्गों में बांटकर समझाना, जैसे जीव विज्ञान में आप टेक्सोनॉमी बताते हैं, किंगडम ऑफ स्पीशीज, या जानवरों को पालतू और जंगली में बांटना बताते हैं। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं सह संबंध बनाना, यानी कि कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना, विभिन्न घटनाओं या अवधारणाओं के बीच आपसी संबंध को दिखाना, जैसे बारिश और फसल का रिश्ता, या गरीबी और शिक्षा का प्रभाव। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं कारण और परिणाम समझाना, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को दिखाना, किसी घटना के कारण और परिणाम को पहचानना, जैसे पानी गर्म करने से भाप का बनना, या शिक्षा की कमी से बेरोजगारी का बढ़ना। एक और बहुत ही मशहूर तरीका है जिसे हम कहते हैं मुख्य सिद्धांत और उदाहरण को अलग अलग करके दिखाना। किसी सिद्धांत या मुख्य विचार को पहचानना और उसे उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग करके दिखाना, जैसे न्यूटन का तीसरा नियम लिया और गेंद को दीवार पर मारने का उदाहरण बताया। इन दोनों को अलग करके समझाना। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं एनालॉजी बनाना, एनालॉजी का इस्तेमाल करना, किसी कठिन या नई अवधारणा को समझाने के लिए समानता या तुलना का प्रयोग करना, जैसे बिजली को समझाने के लिए पानी के बहाव का एग्जाम्पल लेना, या मस्तिष्क को समझाने के लिए कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेना। अब आते हैं मेमोरी के दूसरे टाइप की तरफ, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी के फर्क को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को आप कंप्यूटर का हार्ड डिस्क मान लीजिए और वर्किंग मेमोरी को डेस्कटॉप यानी स्क्रीन पर रखी गई जानकारी मान लीजिए। आपको जब भी काम करना होता है तो आप हार्ड डिस्क में से उस हिस्से को निकालते हैं जिस पर काम करना है, और वो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप यानी स्क्रीन पर आ जाता है। अब आप काम करने के लिए कंप्यूटर में स्टोर सारी जानकारी को एक साथ स्क्रीन पर नहीं खोलते। ठीक उसी तरह हमारे जीवन भर के ज्ञान, अनुभव, जानकारी, घटनाओं आदि का खजाना लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ा रहता है। समय, काल, परिस्थिति, जरूरत के हिसाब से हमें जब छोटी जानकारी, ज्ञान, अनुभव, घटना की जरूरत होती है, हम उसे उस छोटे हिस्से को स्क्रीन पर लेकर आते हैं, यानी वर्किंग मेमोरी में निकाल कर लाते हैं ताकि उसका इस्तेमाल कर सके, और इसे हम मेमोरी का रिट्रीवल कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आप स्क्रीन पर किसी इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहे हैं, तभी कोई बिल्कुल नई जानकारी कहीं से आपके स्क्रीन पर आ गई, जैसे कोई नोटिफिकेशन दिखाई दिया। आप उस नए इंफॉर्मेशन से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो, और आपने उसको क्लिक कर दिया, तो क्या होगा? जिस चीज पर आप काम कर रहे थे वो स्क्रीन से गायब हो जाएगा और नई जानकारी पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा। ठीक ऐसे ही होता है वर्किंग मेमोरी के साथ। किसी विषय पर काम करते हुए अगर किसी वजह से कोई डिस्ट्रैक्ट हुआ तो जिस विषय पर काम हो रहा था वो गायब हो जाएगा। ये आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे कोई चीज गिनते हुए अगर कोई बीच में डिस्टर्ब कर देता है तो आप गिनती भूल जाते हैं। कुछ पढ़ते समय कोई बीच में टोक देता है तो आपको फिर से शुरू से पढ़ना पड़ता है। मूवी देखते समय ध्यान भटक जाता है तो आपको थोड़ा पीछे से देखना पड़ता है ताकि कहानी समझ में आए। जिस तरह डेस्कटॉप पर एक साथ कई चीजें खोलकर रखने से कंप्यूटर हैंग होने लगता है, वैसे ही वर्किंग मेमोरी में भी एक साथ
कई अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन पर काम नहीं किया जा सकता। एक इंफॉर्मेशन पर काम करते हुए यदि आप डिस्ट्रैक्ट हुए और किसी दूसरे इंफॉर्मेशन को देखने लगे तो आप पहले जिस पर काम कर रहे थे वो मेमोरी से गायब हो जाएगा। वर्किंग मेमोरी एक बहुत छोटी जगह है। इसमें एक साथ इंफॉर्मेशन के 5 से 7 टुकड़े पर ही काम हो सकता है। साथ ही बहुत थोड़े समय यानी कि 20-30 सेकंड के लिए ही होता है। इस थोड़े समय का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप उस पूरी जानकारी को भूल जाते हैं। यही वजह है कि बच्चों को फोकस करना सिखाना बहुत जरूरी है और पढ़ाई लिखाई शांत और एकांत में करने के लिए कहा जाता है ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो और जो पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं उसी पर ध्यान रहे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कुछ लोग एक साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें खोलकर भी आराम से काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने में समय लगता है। यानी आप अपनी वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी को जितना फोकस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छे से इसको मैनेज कर पाएंगे और एक साथ कई इंफॉर्मेशन पर काम कर पाएंगे। उम्र और अनुभव के साथ वर्किंग मेमोरी की कुशलता बढ़ती है, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसको कितना बेहतर तरीके से उस पर काम किया गया है, उसका विकास किया गया है, उसको डेवलप होने का कितना मौका दिया गया। अगर वर्किंग मेमोरी को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बच्चे के काम करने में पढ़ने लिखने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो वर्किंग मेमोरी का विकास नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्किंग मेमोरी हमारे डेली काम करने और सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग मेमोरी पर अगर सही समय पर ठीक से काम ना किया जाए तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। जैसे एक दिक्कत जो बहुत ज्यादा आती है वो ये कि जब शिक्षक किसी काम को करने के लिए स्टेप्स एक साथ बताते हैं उसको समझने और फॉलो करने में बच्चों को दिक्कत होने लगती है, जिससे बच्चों की लर्निंग धीमी हो जाती है। एक और कॉमन प्रॉब्लम आती है कि जब सुनकर या देखकर लिखना होता है तो कई बार बीच की इंफॉर्मेशन बच्चे भूल जाते हैं। एक और दिक्कत है जब वो कहानी या कोई लंबी बात सुनते हैं, यानी बच्चे जब कोई कहानी या कोई लंबी बात सुनते हैं तो एक हिस्से को सुनकर समझने में आगे का हिस्सा भूल जाते हैं, जिससे उन्हें पूरी कहानी या पूरी बात समझने में बहुत दिक्कत होती है। इसका सीधा असर उनके कॉम्प्रिहेंशन पर पड़ता है, साथ ही लंबे समय में कुछ भी याद नहीं रहता। पहले के वीडियो में मैं यह बात बता चुका हूं कि वर्किंग मेमोरी यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की बातें ही समझने के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली स्टोर होती हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी वर्किंग मेमोरी में ही बातें टिक नहीं पा रही हैं या समझ नहीं आ रही है तो परमानेंट मेमोरी में कुछ भी स्टोर नहीं होगा। अब आज के डिस्कशन का आखिरी बिंदु और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह की एक्टिविटी है, मैं चाहता हूं कि आप इसे करके देखें। मैं बताता जाता हूं स्टेप्स और इसे करके देखिए। आप में से कितने लोगों को 10 अंकों के मोबाइल नंबर याद करने में दिक्कत होती है। मान लीजिए एक नंबर है 5893472198। इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, मैं इसे धीरे धीरे भी बोलता हूं। 5893472198। अब जो नंबर मैंने बताया था उसको दोहराइए जरा। क्या आपको नंबर याद आ रहा है? मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि नहीं। अब मैं दोबारा वही नंबर बता रहा हूं, देखिए याद रहता है या नहीं। तो 589, 347, 21 और 98। क्या आपको नंबर याद रहा? मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि आप में से कुछ लोगों को यह नंबर याद रह गया होगा। एक बार और ट्राई करिए एक नए नंबर के साथ, लेकिन एक दूसरे तरीके से। जो नया नंबर है वो है 483434951377। अब बस अपने दिमाग में कल्पना कीजिए, मैं जो जो बोलता जा रहा हूं उसको कल्पना करते रहिए। 483 आपके मकान का नंबर है। 495 रुपए आपकी जेब में अभी हैं। 13 इयर्स आपकी उम्र है और 77 यानी 77 रुपए की मिठाई आपने कल खाई थी। अब दोबारा दोहरा कर देखिए, क्या आपको यह पूरा नंबर याद रहा? मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि इस बार पिछली बार से ज्यादा अच्छे से यह नंबर आपको याद रहा होगा। जरा सोचिए क्यों? बहुत सीधा सा कारण है। वर्किंग मेमोरी बिना अर्थ वाली बहुत लंबी चीजें याद नहीं रख सकता। एक बार में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के 5 से 7 टुकड़े ही याद रह पाते हैं, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए।
इन्हीं कुछ सेकंड्स में इन 5-7 टुकड़ों का अर्थ बन जाना चाहिए। यदि नहीं बना तो आपके सामने नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी और पिछला वाला भूल जाएगा। यही हुआ आपके साथ जब पहली बार मैंने आपको 10 अंकों का नंबर बताया। एक तो ये इंफॉर्मेशन के 10 टुकड़े थे, साथ ही अंकों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे 6 का मतलब क्या या 7 का मतलब क्या। अंकों का अर्थ तब तक नहीं है जब तक उनको किसी चीज के साथ ना जोड़ा जाए। दूसरी एक्टिविटी में मैंने 10 अलग अलग अंकों को 4 बड़े अंकों में बदल दिया था। 589, 347, 21 और 98। 10 अलग अलग टुकड़ों को 4 टुकड़ों में बदल दिया। यह वर्किंग मेमोरी की सीमा के अंदर थे, इसलिए इन्हें याद रखना पहले वाले से ज्यादा आसान था। तीसरी एक्टिविटी में मैंने 10 अर्थहीन टुकड़ों को 4 टुकड़ों में और इन 4 टुकड़ों के साथ अर्थ जोड़ दिया। यानी आपका मकान नंबर 483, 483, 495 रुपए आपकी जेब में, 13 साल आपकी उम्र और 77 रुपए की मिठाई। और अर्थ जुड़े होने की वजह से और सिर्फ 4 टुकड़े होने की वजह से आपको 10 अंकों का बड़ा नंबर आसानी से याद रह गया। इस गतिविधि से क्या समझ आया? तो पहली चीज जो समझ में आती है वो ये कि वर्किंग मेमोरी की सीमाएं हैं। एक बार में इंफॉर्मेशन के 5-7 टुकड़े ही याद रह पाते हैं, वो भी थोड़े समय के लिए। इसी थोड़े समय में इन 5-7 टुकड़ों का अर्थ बन जाना चाहिए। वर्किंग मेमोरी की क्षमता बढ़ाने का आसान तरीका यह है कि टुकड़ों का साइज बड़ा कर दिया जाए। जैसे मैंने 5, 8, 3 टुकड़ों को मिलाकर 583 यानी एक बड़ा टुकड़ा बना दिया। इस टुकड़े को और बड़ा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी और वो टुकड़ा भी मीनिंगफुल होना जरूरी है। जैसे 5893, 4721, 98 या और ऐसे तमाम बड़े टुकड़े। वर्किंग मेमोरी में आने वाले इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा मीनिंगफुल होगा उतना आसानी से याद रहेगा। ठीक इसी तरह अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो इंफॉर्मेशन के 5-7 टुकड़ों से ज्यादा एक बार में नहीं बताइए। जैसे जैसे इन 5-7 टुकड़ों को हैंडल करने या प्रोसेस करने की क्षमता बच्चों में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनको प्रोसेस करने में लगने वाला समय कम होता जाएगा। बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाएं उसको कुछ दिनों में दोहराने का काम जरूर करें। बच्चों को लंबे समय तक फोकस करना सिखाना पड़ता है ताकि इंफॉर्मेशन के टुकड़ों का साइज बढ़ाया जा सके, साथ ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगने वाले समय को घटाया जा सके। पढ़ते लिखते सीखते समय डिस्ट्रैक्शन जितना जितना कम रहेगा, सीखना उतना ही आसान और जल्दी होगा। इसी के साथ इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। यदि इस चर्चा में कोई कमी लगी या कुछ गलत लगा तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि क्या कमी या क्या गलत है। और अगर चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट करके आप इससे जुड़े और सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।